नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इनफोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में भारतीय फिल्म जगत की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री ने अपने एक साक्षात्कार में कहा कि वो बचपन से ही एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के लगभग 6% बच्चे एडीएचडी से पीड़ित हैं। इसके अंतर्गत हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि एडीएचडी क्या है, इसके लक्षण क्या है, क्या इसका कोई उपचार संभव है और साथ ही क्या ये दुनिया भर के बच्चों में आम है, कॉमन है। इन सभी पक्षों पर आज इन फोकस के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हम किन पक्षों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। फिर हम एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ पर हम इसके 3 प्रकारों को भी जानने की कोशिश करेंगे और उनमें से एक प्रकार को पहले एडीडी यानी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता था, जो कि वर्तमान में एक प्रकार है एडीएचडी का। फिर हम देखेंगे जो एक प्रकार जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे उसके सामान्य लक्षण क्या है। इन लक्षणों पर बात करने के अलावा एडीएचडी के अन्य प्रकारों को भी समझेंगे और उनके लक्षण क्या हैं और अन्य प्रकारों से उनके लक्षणों में क्या अंतर है, इसको भी यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे कि क्या दुनिया भर के बच्चों में एडीएचडी के लक्षण आम है या दुनिया भर के बच्चे एडीएचडी से सामान्य रूप से प्रभावित रहते हैं या नहीं रहते हैं, और रहते हैं तो कितना रहते हैं। इस पक्ष पर बात करने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है, उसके डिजीज संबंधी खंड से जोड़ करके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड के अंतर्गत ये आ जाएगा। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना भी है और सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस संस्थान ने अपनी विभिन्न शाखाओं पर हिंदी माध्यम के आईएएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ किए हैं। कई शाखाओं पर ये कोर्स प्रारंभ हो चुके हैं जबकि कई अन्य शाखाओं पर प्रारंभ होने वाले हैं। जैसे हमारी लखनऊ शाखा में हिंदी माध्यम का जीएस फाउंडेशन कोर्स 18 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और इसकी टाइमिंग रहेगी, इस बैच की जो टाइमिंग होगी वो सुबह 11:30 बजे होगी। इसी तरह से दिल्ली स्थित करोल बाग शाखा में भी 13 नवंबर से एक बैच प्रारंभ हो रहा है जिसकी टाइमिंग होगी दोपहर 3 बजे, और इसी तरह से इंदौर शाखा में भी 11 नवंबर से एक बैच प्रारंभ हो रहा है जिसकी टाइमिंग रहेगी शाम को 6:15 बजे। अगर आप इन शाखाओं के पास स्थित हैं तो इन शाखाओं में जाकर के अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार की दुविधा है तो आप 87501 पर कॉल कर सकते हैं और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं, सफलता की दिशा में अपना कदम बढ़ा सकते हैं। अब अपने टॉपिक को देखते हैं और टॉपिक जैसा कि आपने समझ लिया कि एडीएचडी जो कि एक प्रकार का विकार है, और विकार किस प्रकार का, न्यूरो डेवलपमेंटल विकार है, यानी आपके नर्वस सिस्टम पर इसका प्रभाव होता है। अगर कोई व्यक्ति या बचपन में ही इससे पीड़ित हो जाता है तो उस बच्चे में संचार संबंधी यानी कम्युनिकेशन संबंधी विकार देखने में आते हैं। वो कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पाता, संचार ठीक से नहीं कर पाता, और साथ ही उसकी बौद्धिकता का विकास भी बेहद सीमित होता है। कई बार ये चीज आपको ऑटिज्म के रूप में देखने को मिलेगी और कई बार ये भी स्थिति आएगी कि कोई भी बच्चा ध्यान लगाने की क्षमता किसी भी बच्चे में सीमित हो सकती है। तो एक न्यूरो डेवलपमेंटल विकार है एडीएचडी, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट का सीधा मतलब क्या हुआ कि ध्यान लगाने की जो क्षमता होती है वो बेहद सीमित होती है, बेहद नगण्य स्तर पर होती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो बच्चा है वो हाइपर एक्टिव होता है, बेहद ज्यादा सक्रिय होता है। तो एक न्यूरो डेवलपमेंटल विकार है जिसमें अति सक्रियता यानी हाइपर एक्टिविटी के तत्व देखने को मिलते हैं, आवेगशीलता के चिन्ह देखने को मिलते हैं, यानी हर बात पर बच्चे को किसी न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देनी होती है। और जो वयस्क इससे पीड़ित होते हैं वो भी बेहद ज्यादा, उनमें आवेगशीलता तो कम देखने को मिलती है लेकिन ध्यान लगाने की क्षमता, समय को प्रबंधित करने की क्षमता उनकी सीमित हो जाती है। तो एएचडी से पीड़ित व्यक्तियों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बेहद सीमित होती है और साथ ही लंबे समय तक एक स्थान पर ये बैठ नहीं पाते, स्थिरता की भी समस्या देखने को मिलती है। भूलने की बीमारी इनको हो सकती है, इनका ध्यान बहुत ज्यादा भटकता है, दूसरों की बात में लगातार बाधा डालते हैं, उनको टोकते रहते हैं, या अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो उसकी बात को ठीक से सुनते भी नहीं है,
और इनमें एक बेचैनी भी देखने को मिलती है। एडीएचडी को 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। एक प्रकार है जहां पर मुख्यतः असावधान एडीएचडी के रूप से जाना जाता है, यानी प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव एडीएचडी। इसमें इनअटेंटिव यानी असावधानी का तत्व ज्यादा होता है इस प्रकार के एडीएचडी में। दूसरा प्रकार है अति सक्रियता आवेगशीलता, यानी जिसमें हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिवनेस ज्यादा देखने को मिलती है, इस प्रकार का एडीएचडी। और तीसरा है जिसमें इन दोनों का संयोजन देखने को मिलता है। तो ये 3 प्रकार इसके देखने में आते हैं। जो पहला प्रकार है जिसको आप मुख्यतः असावधान एडीएचडी के नाम से जानते हैं, उसको पुराने समय में उसका एक और शब्द था जिसको हम एडीडी यानी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के नाम से जानते थे। ये पुराना शब्द था इसका। तो ये उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है जिनमें अति सक्रियता के बिना भी ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। यानी इस तरह के व्यक्तियों में क्या होता है कि अति सक्रियता का तत्व नहीं देखने को मिलता, उनको हाइपर एक्टिव देखने को नहीं मिलता, लेकिन वो भी ध्यान लगाने की समस्या से पीड़ित होते हैं। उनमें किसी प्रकार का ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का अभाव होता है, और इसी के लिए शब्द यूज होता है प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव एडीएचडी यानी असावधान एडीएचडी। मुख्य रूप से असावधानीपूर्ण एडीएचडी से पीड़ित लोगों में ध्यान केंद्रित करना, कार्यों को पूरा करना, किसी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की में लगातार कठिनाइयां होती हैं। अगर कोई बच्चा इससे पीड़ित होता है यानी इनअटेंटिव एडीएचडी से पीड़ित होता है, तो उसको डायग्नोसिस कर पाना बेहद मुश्किल होता है, उसका निदान कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। यानी वो कोई भी बच्चा इस बीमारी से पीड़ित है या नहीं है, इसकी पहचान मुश्किल होती है। और पहचान मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि बच्चा हाइपर एक्टिव नहीं होता, वो बच्चा शांत बैठा रहता है, लेकिन उसमें ध्यान लगाने की क्षमता बेहद सीमित होती है, इसलिए इसका निदान नहीं हो पाता। क्योंकि अगर बच्चा किसी अपनी क्लास में व्यवधान पैदा करेगा या किसी कार्य में व्यवधान पैदा करेगा, तो हो सकता है उसका डायग्नोसिस हो जाए। लेकिन बच्चा शांत रहता है, हाइपर एक्टिव नहीं होता, उसके बावजूद भी उसमें ध्यान लगाने की क्षमता नहीं होती, और इसलिए इसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता। ये भी इसका एक लक्षण है। असावधान एडीएचडी के लक्षणों पर अगर हम व्यापक रूप से बात करें, तो अभी जैसा कि हमने कहा कि व्यक्तियों में क्या है, दूसरे व्यक्तियों की बातचीत को प्रभावित करते हैं, बातचीत पर ध्यान नहीं देते, ध्यान लगाने की क्षमता नहीं होती, साथ ही निर्देशों का पालन करने में कठिनाई होती है, विवरणों पर यानी इंस्ट्रक्शंस के अलग अलग हिस्सों पर वर्णन पर ध्यान नहीं देते, उसमें भी कठिनाई होती है। इनके अंतर्गत आपको डिसओरिएंटेशन देखने को मिलेगा, अव्यवस्था का अनुभव देखने को मिलेगा, इनका ध्यान बेहद आसानी से भटक जाता है, किसी भी चीज को ये भूल जाते हैं, इसलिए इनकी निजी वस्तुएं बहुत ज्यादा मात्रा में खोती भी हैं। बहुत कम समय तक ही किसी चीज पर ये ध्यान लगा पाते हैं। इनका ध्यान संबंधी समस्या इनको देखने को मिलेगी, सूचना को ठीक से धारण नहीं कर पाते हैं, यानी जो सूचना इनको दी जा रही है, ध्यान न होने के कारण उसको ठीक से धारण नहीं कर पाते, और इनमें संगठन संबंधी समस्याएं लगातार एक बनी रहती है। और लक्षण इनके, ये जो लक्षण है ये उम्र के साथ बदलते हैं, उम्र के साथ इनके लक्षणों में बदलाव हो सकता है, लेकिन जो इस प्रकार के लक्षण हैं, ध्यान न लगा पाना, सूचना को कम धारण करना, और साथ ही संगठन से संबंधित समस्याएं जो है, ये भी लगातार वयस्क होने के बाद भी बनी रहती है। तो ये बात हुई असावधान एडीएचडी की। एडीएचडी के अन्य प्रकार कौन सा है? पहला प्रकार की बात हमने कर ली। दूसरा प्रकार जिसमें हमने बताया था हाइपर एक्टिव इम्पल्सिवनेस होती है, यानी व्यक्ति बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है, अति सक्रिय होता है और आवेगशील भी होता है। मतलब किसी भी चीज पर बहुत तेजी से प्रतिक्रियाशील भी होता है, एकदम प्रतिक्रिया करता है, बेचैनी उसमें देखने को मिलेगी, दूसरों की बातचीत को बेहद ज्यादा प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लगातार अपनी बारी का वो इंतजार नहीं कर पाते, बीच में ही किसी बात को टोक देते हैं। उन जो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं उस पर ध्यान भी इन बच्चों का नहीं होता, स्थिर बैठने में कठिनाई होती है, आवेगशील होते हैं, लगातार इनको किसी न किसी प्रकार के काम में उछल कूद करते ही रहने हैं, क्योंकि और इससे क्या है कि बच्चों में दुर्घटनाएं भी होती हैं, उनको चोट भी बहुत ज्यादा लगती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने कहा है कि इस तरह के बच्चे बहुत ज्यादा उछल कूद करते हैं, किसी भी स्थान पर ये दौड़ना शुरू कर देते हैं, कहीं भी चढ़ जाते हैं, इससे इनमें चोट की संभावनाएं भी लगातार बनी रहती हैं, दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी लगातार बनी रहती हैं। तीसरा प्रकार एडीएचडी का ऐसा है जिसमें दोनों के लक्षण यानी असावधान एडीएचडी और जो हाइपर एक्टिव इंपल्सिवनेस एडीएचडी है, उसके दोनों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। और यही
दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, तो ये एक संयुक्त प्रकार माना जाता है। सामान्य तौर से बच्चों में किस प्रकार के लक्षण होते हैं एडीएचडी के? इस तरह के एडीएचडी से ग्रस्त बच्चे दिवा स्वप्न देखते हैं, यानी डे ड्रीमर्स होते हैं। वो दिन में ही अलग अलग तरह के इस तरह के सपने देखते रहते हैं जिनका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता। चीजों को बहुत आसानी से भूलते हैं। बेचैन रहने की समस्या तो सामान्य होती ही है। इस तरह के बच्चे बहुत ज्यादा बातूनी भी हो सकते हैं और उनको स्थिर बैठने में परेशानी होती है। एडीएचडी के अगर अन्य प्रकारों के लक्षणों को देखें, ये हमने बच्चों के लक्षणों को जान लिया। अगर हम वयस्कों की बात करें तो वयस्कों में अति सक्रियता का तत्व यानी हाइपर एक्टिविटी का तत्व हो सकता है, बेहद सीमित हो जाए। हाइपर एक्टिविटी सीमित हो सकती है, लेकिन वयस्कों में भी अक्सर फोकस करने की क्षमता सीमित होती है, डिसओरिएंटेशन होता है, योजना और समय प्रबंधन जैसे कौशल में डेवलप नहीं कर पाते, विकसित नहीं कर पाते। बच्चों में भी ये समस्या बनी रहती है। उपचार क्या है? उपचार ये है कि बिहेवियरल थेरेपी इसमें करनी पड़ती है, व्यवहार संबंधी थेरेपी का सहारा इसमें लेना पड़ता है, जिसमें साइकोथेरेपी भी शामिल है और मेडिकेशन, दवाएं भी शामिल होती हैं, और कई बार साइकोथेरेपी के साथ साथ मेडिकेशन यानी दवाई भी चलती है। यही इसका उपचार है। किसी न किसी तरह के जो बिहेवियरल थेरेपी करने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं उनका इसमें सहारा लेना पड़ता है, उनसे बातचीत करनी पड़ती है, और वो बातचीत के माध्यम से और कई बार मेडिकेशन के माध्यम से इसका इलाज करते हैं। दुनिया में एडीएचडी कितना कॉमन है, इसका भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। एक संस्था जिसको हम विश्व एडीएचडी फेडरेशन के नाम से जानते हैं, उसका कहना है कि दुनिया भर के 6% बच्चे एडीएचडी से पीड़ित हैं, उससे ग्रसित हैं, और साथ ही 2.5% जो वयस्क हैं वो भी इससे पीड़ित हैं, उनमें भी इसके लक्षण देखने में आते हैं। पहले ये माना जाता था कि एडीएचडी बचपन तक ही सीमित रहता है और किशोरावस्था यानी टीनेजर लाइफ तक ही नहीं गमन करता है, उस तक नहीं जाता है। लेकिन हाल ही में विशेष तौर से 1990 के दशक में इस प्रकार के अध्ययन किए गए हैं जो बताते हैं कि वयस्कता में भी यानी वयस्क होने पर भी एडीएचडी के लक्षण जारी रह सकते हैं, और इसलिए इसको सीरियसली गंभीरता से लिया जाना चाहिए। साथ ही एडीएचडी से पीड़ित लगभग 60% बच्चों में वयस्क होने पर भी ये लक्षण प्रदर्शित होते हैं, यानी जो बच्चे एडीएचडी से पीड़ित हैं वो वयस्क होने पर, उनमें से 60% बच्चे ऐसे होते हैं कि वयस्क होने पर भी वो एडीएचडी के लक्षणों से प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं, और इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है इसमें डायग्नोसिस यानी इसका निदान यानी इसकी पहचान करना, और पहचान करने के बाद किसी बेहतर साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेना, किसी बेहतर डॉक्टर से सलाह लेना, और वो या तो आपको बिहेवियरल थेरेपी करेगा जिसमें टॉक थेरेपी भी शामिल होती है, या मेडिकेशन का इस्तेमाल करेगा, या दोनों का इस्तेमाल करेगा, जो इसका उपचार माना जाता है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी एडीएचडी का सामान्य लक्षण नहीं है? आपके ऑप्शंस क्या है? ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, अति सक्रियता, अत्यधिक नींद, या भुलक्कड़पन। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।